हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार जरा मुझे क्लियर और कंफर्म कर दी कि आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या फिर नहीं। हेलो नितेश, गुड आफ्टरनून। एडवोकेट रत्नेश यादव, नमस्ते। एक बार जरा मुझे क्लियर कर दी क्योंकि यहाँ पे मेरी जो वीडियो है ये यहाँ पर चल नहीं रही है। अच्छा, शगुन करने वालों ने बहुत बेहतर तरीके से शगुन कर दिया है। चलो, ये आवाज़ मुझे सुनाई देती है। परफेक्ट। अनामिका, हेलो। एजुकेटर अभिषेक, हेलो। हाय यार, आज अलग अलग लोग आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, ये कुछ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसके साथ ही आप जैसे स्वीट से बच्चों को और एस्पिरेंट हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। तो आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी की सिलेक्शन दिलाता है। देखिए, यहाँ पे आप एनडी की तैयारी करो, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी, सीडीएस, डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अन अकेडमी पे आपको वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मुहैया कराई जाती है तैयारी करने के लिए। एंड नाउ लाइक सीरियसली अब जो वक्त है वो आ चुका है। अगर इतनी ज़्यादा अगर आप लोग लापरवाह रहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, आपकी तैयारी पूरी होती है लेकिन जो सही चीज़ें आपको मिलनी होती है ना, आप उससे थोड़ी सी दूर रहते हो। यहाँ पर जैसे आप प्लस के प्लेटफॉर्म पे आते हो, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहाँ पे आपके 1-to-1 डाउट क्लासेस होते हैं, आपके लाइव टेस्ट क्विज़ेस कराए जाते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर सको। रेगुलर मॉक टेस्ट क्विज़ेस कराए जाते हैं, वीकली क्विज़ेस होते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप देख सको कि हाँ आप कितने नीचे जा रहे हो, या फिर एनालाइज कर सको अपनी प्रिपरेशन को। आपके जो कोर्सेज हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे, जैसे जो मेरे पॉलिटी के कोर्सेज हैं, मेरे करंट अफेयर्स के कोर्सेज है, वो आप वहाँ पे मिल जाएंगे। और वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वहाँ पे आते रहते हैं। और इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा, बल्कि आपने सब्सक्रिप्शन एक लेना है, उसी में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आएंगे, उसी में कवर अप होंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू गाइज? यहाँ पे देखिए, आपके बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, सिलेबस हैं, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपके बहुत सारे जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स, यूपीसी, एनडीए, इंग्लिश, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, साइंस, जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है। वहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको वहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। आपकी पूरी की पूरी एग्जाम की सिलेबस की सारी की तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। आपने अन अकेडमी का आप इंस्टॉल करना है, वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी से अपने रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके सामने एक सब्सक्रिप्शन का पेज खुलेगा, जैसा आप देख पा रहे हो। आपका जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या फिर 2 साल का, जो भी आपको सहूलियत लगती है आप वो पेमेंट आपको इसमें से लेके आप आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, जब भी सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना, दिव्या मैम का, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। वैसे आपको सारे कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन सर रिक्वेस्ट लगा लेगा मेरा ही कोड। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। अच्छा, तो आज आप लोग कहोगे कि मैम आप वापस से ये कर रही हैं, तो चलो मैं इस पे नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ और तुम्हें दिखा रही हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20। एक सेकेंड, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये आर्टिकल और मैं वापस से इस पर क्यों आगे पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को? मैंने जब अभी तक क्यों नहीं पढ़ा रही थी बेटा, एक्चुअली मैं थोड़ी दूसरे चैनल पर अभी तक क्लास दे रही थी, लेकिन अब जो है हमारी क्लासेस जो हैं अब इस पर लग चुकी हैं। हेलो 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 एवरीवन, जितने बच्चे नए हैं आ जाइए। गुड आफ्टरनून। चलिए, क्लास को पहले एक बार लाइक और शेयर कर दी ताकि हम जो है थोड़ा आगे अब बढ़ सकें। ठीक है? हाँ बच्चा, क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको क्लास की जो पीडीएफ है वो मुहैया करा दी जाएगी। अच्छा, मैं वापस से तुम लोग को क्यों समझाने आई हूँ कि आर्टिकल 29 और 32 तक का आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 29 से लेके 32 हमने डिस्कस करना है। देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एक सेकेंड। फंडामेंटल राइट्स में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स में जैसे ही तुमने लक्ष्मीकांत की किताब उठानी है, देखो सिविक्स, पॉलिटी सारे तुम्हारे हर एक एग्जाम में आते हैं। हाँ, किसी में थोड़ा सा कम लेवल का आता है, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का आता है।
तो मैंने तुम्हें पढ़ा सब कुछ देना है ताकि उसमें से तुम्हें जो भी कट आउट करके तुम्हें लगता है कि निकालना है तुम वो निकाल के आराम से पढ़ सकते हो। आर्टिकल 29 में जैसे कि तुम्हें पता है, गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चा, डेली क्लासेस होंगी अब आपकी। देखो आर्टिकल 29 में जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था, इसमें डिफाइन है। जब तुमने लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है तो तुम लोग बोलोगे कि मैम वहाँ पे दिया माइनॉरिटी है, आर्टिकल 29 में वहाँ पे पहले लिखा हुआ है माइनॉरिटी, हेडिंग है माइनॉरिटी, लेकिन अंदर सिटीजन डिवाइडेड है। जब तुम उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे सिटीजन फॉल करते हैं। अब वहाँ पे कहीं भी, ये बहुत ही एक विवाद वाला एक टॉपिक रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस भी हुए हैं इस मुद्दे पे। मेरा एक्चुअली जो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जब एसएसबी का, तो मेरे से एक सवाल पूछा गया था क्योंकि मेरा खुद लॉ फील्ड था, इस वजह से वो मैं आगे चल के तुम लोग को बताऊंगी। गुड आफ्टरनून सर। आर्टिकल 29 में डिफाइन कहीं भी नहीं कि माइनॉरिटी है क्या, कहाँ पे और किसे माइनॉरिटी कहते हैं। हम और आप अपने हिसाब से माइनॉरिटी को डिफाइन किए हैं। हमने माइनॉरिटी को कल भी, जैसे मैंने बताया था कि हमने माइनॉरिटी को कैसे डिफाइन कर दिया है, हमने कह दिया कि माइनॉरिटी जो होंगी वो भाषा के आधार पे हो जाएंगे, लैंग्वेज के आधार पे हो जाएंगे, और हमने कहा मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने माइनॉरिटी का दर्जा दिया, और हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे माइनॉरिटी का दर्जा दिया। अब अगर तुम कहते हो कि कल को जब तुम कोर्ट में मूव करते हो केस करने के लिए, या तुमसे कभी कोई एक सवाल बनता है कि माइनॉरिटी का डेफिनेशन है क्या, तो तुम किस सेक्शन के किस आर्टिकल के अंतर्गत तुम जाओगे और कहोगे कि हाँ भैया इस आर्टिकल के तहत जो है ये पढ़ रहा है। आर्टिकल 29 में आर्टिकल 30 में जब तुम जाओगे तो आर्टिकल 30 में तुम्हारा क्या है, ऊपर हेडिंग भी तुम्हारा माइनॉरिटी है और वहां पे बताया भी गया माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में बताया गया है। तो ये माइनॉरिटी जो शब्द है ये बेसिकली कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये चीज़ लाई क्यों गई थी, आप बोलो कि मैम ये चीज़ लाने की ज़रूरत क्या रही थी, आखिर क्या ज़रूरत थी कि माइनॉरिटी के लिए एक अलग से सेक्शन लाया, एक अलग से एक आर्टिकल लाया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था। बेटा पढ़ लो तुम लोग शांति से। अब इसके पीछे का देखो, बहुत लोग का ये था कि कहीं हिंदी भाषा जो है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो। अच्छा एक चीज़ और, मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि मैम ये जो माइनॉरिटी वाला जो आर्टिकल 29 और 30 है मैम, क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है या फिर इंडिया के किसी पार्ट में एप्लीकेबल है। तो जब लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे, बहुत ही बेहतरीन किताब है पॉलिटी के लिए, तो जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि कहीं भी ये जो शब्द है ये कहीं भी डिवाइडेड नहीं है, ना तो इंडिया के बारे में और कहीं नहीं लिखा है पार्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब कि इसको आप लैंग्वेज और पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिवाइड कर सकते हो। आज भी अगर आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे क्या है, उर्दू भाषी जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हिंदू है मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी के लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर रही हूँ जिसने पूछा था कि मैम इंडिया या पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेटा ये पूरा का पूरा जो है लिंग्विस्टिक और हमने पॉपुलेशन के रिलीजियस बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ताकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ज़्यादा देर का सेशन नहीं रहेगा, आपको चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे अभी ये वाली सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद अब ये सिचुएशन उठी क्योंकि माइनॉरिटी के लिए सेक्शंस लाए गए, माइनॉरिटी के आर्टिकल्स लाए गए। बहुत लोगों का कहना था कि कहीं हम इस हिंदी भाषी के जो क्षेत्र है इसमें हमारी जो सभ्यता है वो कहीं गुम ना हो जाए, हमारी जो भाषा है वो कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, उसके साथ ही ये भी अब एक रिलीजन का भी मुद्दा इसमें उठ गया था। तो अब ये डेफिनेशन की अगर कल को बात आती है या कल को अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाता है कि माइनॉरिटी का असल डेफिनेशन क्या है, सारे टीचर सारे एजुकेटर्स बताते हैं कि हाँ भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पे, लेकिन अगर ट्रू अगर आप डेफिनेशन पूछते हो तो इसको ऑब्वियसली वहाँ की माइनॉरिटी जो काउंसिल है, जो एक्ट है, जो वहाँ पे बैठे हैं उसे डिफाइन कर पाएंगे। हमने इसे किस तरीके से बांटा है, लैंग्वेज के तौर पे और रिलीजन के तौर पे। अच्छा, आर्टिकल 30 में जब हम मूव करते हैं तो आर्टिकल 30 को मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 30 में के राइट्स के बारे में हमने बात करी है कि हमने उनको एजुकेशन राइट्स प्रोवाइड करानी है। हमने उनको ये देखना है कि कहीं भी उनको कहीं बुरे तरीके से उनका कल्चर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको कहीं भी किसी और तरीके से बुरे तरीके से ट्रीट ना किया जा रहा हो। What happened buffering? आवाज क्लियर नहीं हो रही है तुम लोगों को?
एक बार जरा कंफर्म करो आवाज जा रही है फिर नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इशू है, मैं समझ पा रही हूँ। आई होप कल तक, आई होप नहीं कल तक ये ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी इशू हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, अब आप बोलोगे कि मैम एक बात बताइए, अगर आर्टिकल 30 में इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, कही गई कि एजुकेशन और कल्चर राइट को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो इनके राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? मेरे से एक सवाल आया था, मेरे पास एक सवाल आया था, उसमें कहा था जैसे कि एक पॉलिटी की किताब में लिखा है कि आपको जो रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, दैट इज गारंटेड। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 से 35 तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये क्या है? गारंटेड है। अब ये गारंटी कौन देगा? इस आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक की जो गारंटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देगा कौन? तो गारंटी तभी होती है, तभी तक गारंटी तभी फुलफिल होती है जब कोई गारंटर होता है। अब आपने एक एसी खरीद के आप ले आए, आप एक फैन खरीद के ले और कहा कि इसकी जो है इसकी गारंटी है, तो गारंटी पाने के लिए आप किसके पास जाओगे? जब वो एसी का जब खराब हो जाएगा, जब वो फैन जब खराब हो जाएगा तो आप किसके पास जाओगे? आप दुकान में जाओगे जिस दुकान से आपने खरीदा है। जैसे आप उस दुकान में मूव करोगे तो वो क्या है? वो गारंटर है जिसने आपको गारंटी प्रोवाइड कराई है। तो जब बात यहाँ की आती है तो आपको यहाँ पे गारंटी किसने प्रोवाइड कराई है? यहाँ पे आपको गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कराई है। हमने यहाँ पे कोर्ट्स को बना दिया कि आप क्या बन जाओगे? आप यहाँ पे गारंटर बन जाओगे। तो अगर आपसे सवाल कभी भी घुमा के पूछता है कि यहाँ पे गारंटर कौन है, ये लिखा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हु इज द गारंटर? सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब मैं बताऊंगी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है गारंटी देने की और किस आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर होती है गारंटी देने की। खैर इनके दोनों आर्टिकल से ही बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जिसके बारे में हम डिटेलिंग में और ज्यादा पढ़ेंगे। आवाज क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अब तुमने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, जो कोर्ट्स हैं जिसे हमने गारंटर बना दिया है, ये हमें गारंटी किस प्रकार से देंगे? इनके पास क्या वेपन्स हैं जिस वेपन से हमें गारंटी प्रोवाइड करा सकते हैं? देखो हर किसी के पास वेपन्स होता है ना। अगर आप गए हो एसी लेके, फैन लेके और कहते हो हमारा एसी जो है खराब हो गया है, तो गारंटी वो कैसे देगा? उसके पास कुछ होना तो होगा, तब तो आपको दूसरा एसी देगा। उसके पास टेक्नीशियन होना होगा, तब तो वो जाके बनाएगा उसको। तो अब आप कहोगे कि मैम हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास क्या गारंटी है, वो किस टाइप की गारंटी हमें प्रोवाइड करा सकेगा? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाइप ऑफ रिट। रिट जो है दिस इज वेपन। ये वेपन है किस चीज की? कोर्ट की वेपन है ये। आप कहोगे मैम कैसे? तो बेटा यहाँ पे 5 टाइप के रिट दिए गए, ये वेपन्स है कोर्ट के लिए, जिसके थ्रू ये आपको गारंटर आपके बनते हैं और आपको गारंटी देते हैं कि हाँ आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो मिलनी चाहिए और जो नहीं मिली है आपको, वो हम आपको दिलाएंगे। शुभम अभी आ रहा है बच्चा? आ रहा है बच्चा, आपकी कमेंट्स आ रहे हैं। आवाज जो है आई होप कि थोड़ी बहुत क्लियर आप लोग को जा ही रही है आवाज में। बाकी बच्चों को अगर कोई इशू है तो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए एक बार। जय हिंद, जय हिंद। आपने कह रहा है कि मैम किस तरीके से होना है, तो आप देखो हेबियस कॉर्पस, जिसे कुछ लोग हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड को वारंटो। 5 टाइप के रिट हैं जो कि कोर्ट के पास बनते हैं। क्या उनके वेपन, उनके हथियार बनते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इनको निकाले, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा इंक का कलर जो है चेंज कर दूं।
एक बार ना मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में एक बार कह देते हैं। वॉइस क्लियर है ना? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड क्या है, इसके पास पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास होती है किसी भी रेमेडी को दिलाने के लिए। ठीक है बेटा, आपने नाम के आगे एडवोकेट लगाया और बोल रहे हो रेड क्या है। यहाँ हमारे जितने सारे बच्चे हैं ना वो सारे जानते हैं इसका मतलब। अब देखो मैंडेमस के बारे में जो बात आती है तो मैंडेमस का मतलब क्या हो रहा है आपका, वी कमांड। ये सारे के सारे जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। धीरे धीरे सब समझाऊंगी, थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिख रहे हो तुम लोग? चलो प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरवर्ड। मैंडेमस का मतलब होता है क्या, वी कमांड। ये सारी चीज कौन कह रहा है, ये सारी चीज कोर्ट कह रहा है। ये सारे जो पावर्स है किसके पास पावर्स है, कोर्ट के पास ही पावर है। आगे चल के मैं केस स्टडी से थोड़ा तुम लोगों को समझाऊंगी तो क्या होगा, तुम लोगों को एक क्लियर समझ में आ जाएगा। वी चेक, ठीक है। हेबियस कॉर्पस कहता है हैव अ बॉडी। ठीक है, मतलब कि क्या कि एक इंसान है, उसके पास ही बॉडी है, लिविंग ऑर्गन है ना, इंसान है, तो मैं ऐसे किसी को इलीगल डिटेंशन में कैद नहीं कर सकता। ये कब काम आता है, हेबियस कॉर्पस का काम कब आता है, अगर किसी ने आपको इलीगली डिटेन कर ले, जैसे एनएसए एक्ट में अगर हो जाता है। सपोज आपको ऐसा लगता है कि अगर एनएसए एक्ट बिना मतलब किसी इंसान पे लगा के उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लेके गया है तो आप सीधे जाओगे कोर्ट के पास कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसको वॉलिएट किया गया है, और कोर्ट जो है क्या इशू करेगा, हेबियस कॉर्पस इशू करेगा। आप इलीगली किसी को भी डिटेन करके क्या कर सकते हो, नहीं रख सकते हो। ये एक सिंपल सी सिनेरियो बनती है। अब देखो समझने की कोशिश करना, हेबियस कॉर्पस जो है ये स्टेट का राइट होता है। ठीक है, मैंडेमस जो है ये एग्जीक्यूटिव का है। एक सेकंड, तो क्या लिख रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, चलो। प्रोहिबिशन और सेंचुरियो जो है ये आपकी लोअर कोर्ट के लिए, मतलब लोअर जुडिशरी के लिए होता है, और वी आस्क जो है ये किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए होता है। अब इसको धीरे धीरे और आहिस्ते से समझने की कोशिश करना, सब कुछ समझ में आएगा। हेबियस कॉर्पस के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपको इलीगली कभी डिटेन कर लिया जाता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर इलीगली अगर डिटेन कर लिया जाता है तो क्या इस्तेमाल होता है, हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल होता है। मैंडेमस का इस्तेमाल कब होता है, सपोज आज अगर कुछ भी तुम्हारे आसपास कुछ गलत हुआ, भगवान न करे कुछ गलत हो, अगर कुछ गलत होता है और पहली पब्लिक अथॉरिटी में पहली चीज क्या बनती है, पुलिस ऑफिसर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए पहली चीज क्या बनती है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और अगर बहुत बार रिमाइंड कराने के बाद अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो आप क्या कहते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि आप जो है, मैं आप कोई भी कंप्लेन हुई है तो आपने क्या करना है, एफआईआर दर्ज करनी है। तो अगर वो नहीं करता तो आप क्या करोगे, आपने पिटिशन डालना है मैंडेमस के अंदर। ठीक है, आपने जो पिटिशन डाला है तो वो एक रिट इशू करेगी, हाई कोर्ट जो है वो एक रिट इशू करेगी, या सुप्रीम कोर्ट जो है एक रिट इशू करेगी और कहेगी कि वी कमांड यू टू राइट। वी कमांड मतलब वो क्या कह रही है, वो कमांड दे रही है। समझ पा रहे हो बातों को? प्रोहिबिशन के बारे में क्या हो रही है, अगर कोई भी ऐसी चीज है, प्रोहिबिशन और सेंचुरियो जो है, वी चेक और वी फॉरवर्ड, ये दोनों पावर जो है कोर्ट के पास, यहाँ पे लोअर जुडिशरी के पास क्या होती है, ये पावर रहती है। अगर उनको लगता है कि कहीं पे कोई भी चीज है जो गलत हो रही है, जो सही नहीं चल रही है, तो उस पर क्या होगा, वी फॉरवर्ड या वी चेक का मामला जाएगा। अच्छा, एक शॉर्ट टर्म में समझ रहे हैं, क्यों वारंटी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि हम वी आस्क बोले तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चला। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की छोटी सी चीज को कोशिश करना, ये जो क्यू वारंटो जो फॉल करता है ये उन सभी के लिए फॉल करता है जो लोग एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, चाहे आप मंत्री हो। और अगर शक होता है कि आपके क्वालिफिकेशन पे शक हो रहा हो या फिर आपकी जुडिशियल पावर पे कहीं पे शक हो रहा हो कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है ये यहाँ का नहीं है, यहाँ पे आप कैसे आ गए हो। शुभम मैम, रंजीत कुमार को अनब्लॉक कर दो क्योंकि मेरा आईडी थी और मैं किसी और तुम्हारे से पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे कमेंट शो करें। अच्छा, ओके शुभम।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चा, देखो मेहनत मैं भी कर रही हूँ आपके साथ, मैं समझ पा रही हूँ थोड़ी बहुत इश्यूज आ रही होंगी, नेक्स्ट क्लास से नहीं थोड़ा इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो हूँ मैं बाहर हूँ इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है क्यू वारंटो में। अब तुमने कहा कि शो कॉज, इसको शो कॉज कहते हैं, ठीक है। कॉश करने का भी पावर आता है, अगर कोर्ट चाहे तो प्रोहिबिशन के तहत क्या कर सकती है, कॉश कर सकती है, मतलब स्टॉप कर सकती है, नल कर सकती है। अगर कोई भी सिंपल सिनेरियो वी चेक कब आता है, जब तक ऑर्डर जो है फुली पास नहीं हुआ है। वी फॉरवर्ड कब आ रहा है, जबकि ऑर्डर जब पास हो चुका है उसके बाद का ये सिनेरियो आता है। तो क्या कर सकती है उसके बाद में, कॉश कर सकती है ऑर्डर को, कहेगी नहीं जो ऑर्डर जो भी पास हुआ उसको हम नल करते हैं, वॉइड करते हैं। क्यों वारंटो में क्या हो रहा है, आपने कहा कि इस ब्यूरोक्रेट की, इस आदमी ने हमारे घर पे आके चेकिंग कर दी, क्या इसके पास ये राइट थी चेकिंग करने की? कहां से इसके पास जो ये राइट था ये आया? ठीक है, तो वहां पे क्या करना, कोर्ट वहां पे बोलेगी, आप जब कोर्ट में जाते हो और आप कोर्ट वहां पे कहेगी कि हाँ ठीक है वी आस्क, वहां पे शो कॉज नोटिस देगी कि आप आइए और बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपके पास जुरिस्डिक्शन थी या जुरिस्डिक्शन नहीं थी। जैसे कोर्ट के भी ना एक जुरिस्डिक्शन होती है हर एक कोर्ट की। अब जुरिस्डिक्शन दो टाइप से होती है कोर्ट की, एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब कि टेरिटरी की वजह से जुरिस्डिक्शन होती है। मान लो आज दिल्ली की जो कोर्ट है, अगर मुंबई में कोई हम चीज हुआ है तो मुंबई का केस जो है वो दिल्ली नहीं देखेगी, उसकी अपनी टेरिटरी का एक मुकदमा है। समझ पा रहे हो? अब तुम कहोगे कि एक केसेस वाइज भी होते हैं। अब केसेस वाइज कैसे सिनेरियो होते हैं, मैंडबस, एक बच्चा कह रहा है मैं मैंडबस नहीं समझ में आया, रुक जाओ अनिकेत बता रही हूँ, बस 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, सह लेंगे थोड़ा। अच्छा हाँ ठीक है, थोड़ा सा सह लो, बस अभी थोड़ी देर की बात है, मैं ज़्यादा देर क्लास नहीं लूँगी, मुझे समझ में आ रहा है। फैन की आवाज़ है, जो फैन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्यू वारंटो में क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम किसी पे शो कॉज का नोटिस कोर्ट जो है वो दे सकती है। तुम बोल सकते हो क्या उसके पास ये पावर था कि वो मेरे घर पे आके छापा मार सकता है, क्या उसके पास ये पावर है कि वो फैक्ट्री में जाके वो मेरे से सवाल पूछ सकता है। तो ये कि उसके पास क्या एक क्वालिफिकेशन होती है, जब ब्यूरोक्रेट बनते हैं उनके पास एक क्वालिफिकेशन होती है। मैं जब केस लड़ने जा रही हूँ मेरे पास एक क्वालिफिकेशन है, मेरे पास लाइसेंस है, क्या वो वही मेरे को शो कॉज करना है। और अगर मैं उस शो कॉज में फेल हो जाती हूँ, बताने में फेल हो जाती हूँ अपनी क्वालिफिकेशन को, तो कहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मुझे वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा अपनी जॉब से। समझ रहे हो? ये कोर्ट के पास ही पावर आती है। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है मैंडमस के बारे में पूछ रहा है, मैंने कहा मैंडमस के बारे में, मैंडमस भी जो होता है एग्जीक्यूटिव के लिए होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है पता नहीं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से पता है ना पुलिस वाले ब्यूरोक्रेट से सब के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आज कोई क्राइम हुआ, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट क्या है कि आप जाएंगे और उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखाएंगे, और ये आपका राइट बनता है कि उसको पुलिस वाले को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन डिस्पाइट इसके कि आपने बहुत बार उसे याद दिलाया और कहा है, रिक्वेस्ट करिए कि सामने वाले जो आदमी ने मुझे उससे बहुत टॉर्चर कर रहा है मेरे को, उसके खिलाफ एफआईआर लिखो। पुलिस कहता है नहीं भैया हम तो ना लिखेंगे एफआईआर, क्योंकि पुलिस ने उसे अच्छे खासे पैसे वैसे ले रखे हैं, या कोई भी अपनी पर्सनल चीजें हो सकती हैं। तो आप कोर्ट जाओगे आपने पिटिशन फाइल करने की, तो कोर्ट किस चीज के तहत जो है जुरिस्डिक्शन देगा। देखो बेटा हर चीज का ना एक नियम होता है, एक कायदा होता है। कोर्ट एक रिट इशू करेगा, फंडामेंटल राइट है, कोर्ट के पास क्या वेपन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तुम क्यों गए कोर्ट, तुमने अपनी रेमेडी लेने गई कोर्ट, तुम अपने गए कोर्ट में कि हमको रेमेडी प्रोवाइड कराओ, मेरे को था ये राइट था कि मैं उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, मेरे को रेमेडी प्रोवाइड कराओ। तो कोर्ट कहता रुको मेरे पास हथियार है तुमको रेमेडी दिलाने के लिए, वरना कोर्ट क्या कर सकता, कोर्ट थोड़ी एफआईआर लिखेगा आपके लिए, नहीं लिखेगा ना। कोर्ट कहता है मेरे पास वेपन है, रुको। कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को बुलाया और कहा कि वी कमांड, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि एफआईआर लिखो। एफआईआर क्यों नहीं लिखाया, मुझे एक अच्छे से रिटन में दो, मुझे बताओ, अगर नहीं दोगे तो फिर उसे क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा उसकी सेवा से। तो ये जो पावर आती है ना कमांड देने की, जो कोर्ट के पास पावर आती है किसी भी एग्जीक्यूटिव को, वो किस रिट में आती है, मैंडमस वाले रिट में आती है, फॉल करती है। अच्छा क्या पूछना बच्चे,
बेटा पहले तो तुम रत्नेश यादव अपने नाम की आगे से एडवोकेट हटा लो, क्योंकि एडवोकेट लिख के जब मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछता है ना तो मेरा खून जो है वो जल जाता है कहीं ना कहीं। कहता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। पहले तो इंग्लिश ठीक करो या फिर अपना एडवोकेट की डिग्री, क्या बोलूँ बताओ। क्या कह रहे हो, बहुत ज्यादा फिल्मी लग रहा ना। मतलब तुम लोग कुछ भी नाम के आगे लगा के आ जाते हो ना, एडवोकेट का आईडी लगा दो, तुमको कोर्ट के बारे में पता ही नहीं है कोर्ट क्या होती है, हैं? खून जला दोगे कभी। चलो ये बात आ गई समझ तुम लोगों को। प्रोहिबिशन वाली और सर्जरी वाली जो मैंने बात कही, वहां पे कोर्ट कहता है कि वी फॉरबिड। फॉरबिड मतलब मैं रोक लगाता हूँ। ऑर्डर पे क्या करेगा, रोक लगा देगा। अगर कोई भी ऐसी ऑर्डर लगता है, मान लो कोर्ट ने एक ऑर्डर सुनाया, बाद में तुम मूवीज में नहीं देखते, तो अचानक से एक आदमी आ जाता है और कहता है नहीं इसने कत्ल नहीं किया, मैंने देखा था, मेरे पास सबूत। अचानक से एक ट्रैक एंट्री नहीं होती है, वैसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ट्रैक एंट्री जिस तरह होती है, तब कोर्ट कहता है कि वी फॉरबिड। जो भी मैंने अभी मामला, जो मैंने अभी जो जजमेंट जो मैंने पास किया है, जो भी मैंने अभी जजमेंट पास किया है, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है। सेरेटोरियो क्या होता है, अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर जो मुकदमा है, अगर कोई भी फैसला आया है और वो फैसला जो है वो सही नहीं आया है, तो कोर्ट कहती है कि हम लोग चेक करेंगे, वी चेक। यहाँ पे कोर्ट के पास पावर आती, कोर्ट चाहे तो जिसने जो भी फैसला सुनाया है कोर्ट ने, उस मुकदमे को, उस फैसले को कोर्ट क्या कर सकती है, क्वॉश कर सकती है। क्वॉश कर सकती है, क्वॉश बोले तो नल कर सकती है, वॉइड कर सकती है, ये पावर आता है। तो आर्टिकल 32 के अंदर जो कि रेमेडीज वाला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गारंटी कौन देता है, आप बोलोगे कि अगर मेरा राइट वॉलिएट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मैंने बोला ना एक सवाल था, उस सवाल में बच्चे ने पूछा था कि मैम ये जो गारंटी प्रोवाइड कराता है, कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 जो है आपको रेमेडी प्रोवाइड करा रहा है, तो रेमेडी प्रोवाइड करने की गारंटी कौन दे रहा है, गारंटर कौन है इसमें, तो गारंटर आपका कोर्ट है। और ये रिट कौन कौन इशू कर सकता है बच्चा, दो लोग इशू कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। वेट अ सेकेंड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो रेट इशू करेगी वो ऑल इंडिया पे, मतलब पूरी की पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। हाई कोर्ट जो रेट इशू करेगी ये उसके स्टेट पे एप्लीकेबल होगा। मान लो आप अगर दिल्ली हाई कोर्ट इशू करे तो वो कहाँ पे लागू होगा, दिल्ली पे लागू होगा। कोलकाता हाई कोर्ट कोई रेट इशू कर रही है, किस पे लागू होगा, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल पे लागू होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई रेट इशू करेगी तो कहाँ पे, और इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगा। तो आप सीधे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। मैम हिंदी में कराओ प्लीज, बेटा हिंदी में ही चल रहा है। क्योंकि मैं रो रही हूँ ना यादव जी, इसीलिए। जय हिंद, जय हिंद। चलो अब सुप्रीम कोर्ट जो देता है आपको, रेट जो दे रहा है, रेमेडी दे रहा है, ये आर्टिकल किसके अंदर दे रहा है, आर्टिकल 32 के अंदर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों क्या कर सकते हैं, आपको रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे। ये प्रोवाइड करेगा आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगा रेमेडी किसके अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर। अच्छा एक बार जीएस का पेपर था, यूपीएससी में एक सवाल आया था, बस ऐसे ही बता दे रही हूँ, मुझे पता तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कहा था कि मैम हम लोगों को ना थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ा दिया कीजिए, जैसे एग्जाम में आएगा ना तो ऊपर ऊपर पढ़ा दिया कीजिए, एयरमैन का एग्जाम दे रहे हैं ना तो इंडिया वाला दे रहा है मैम ऊपर ऊपर, ये डीप में मैम ना इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे, इतना पढ़ के क्या करना है हम लोग को। तो बेटा ऐसा नहीं है, पढ़ लोगे तो तुम्हारी जो नॉलेज है वो कहीं ख़राब नहीं जाने वाली है।
कहीं भी जब खड़े रहो ना तो अलग स्टैंड आउट करो, भीड़ में जो है ना अलग स्टैंड आउट करो। मैं तुमको यहाँ पे जादू दिखाने नहीं आई हूँ कि अच्छा देखो क्या होता है, समझो क्या होता है और फिर तुम लोगों ने क्या करना, ओ वाह मैम इतनी अच्छे से बात कर रही है। नहीं बेटा, यहाँ मैं पढ़ाने आई हूँ, तो तुम लोग को बिल्कुल पढ़ा के जाऊंगी, याद करा के जाऊंगी। जय हिंद ऋषभ। मैम कल से ना वीकली करंट अफेयर्स का मैराथन तो हम लोग कल ले सकती है ना। अनिकेत आप एक काम करो, आप ऐप पे आ जाओ, स्पेशल क्लास पे आ जाओ, वहां पे रोज करंट अफेयर की क्लास चलती है शाम को 6 बजे। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने तुमको बताया सुप्रीम कोर्ट क्या है यहाँ पे आर्टिकल 32 के अंदर कोर्ट करेगी और हाई कोर्ट जो है आपको 226 के अंदर करेगी। अच्छा एक चीज और, ये जो रेट है, जो रेट मैंने अभी आपको बताया, ये जो रेट्स है ये सारे के सारे प्रोरोगेटिव रेट्स हैं। अब तुम बोलो प्रोरोगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो मैंने कहा कि तुमने जाके रेट फाइल किया, तुम कोर्ट में गए, तुमने जाके पिटिशन फाइल कर दिया। पिटिशन फाइल करने के बाद अब तुम ये नहीं कह सकते, तुम अपने दोस्त को तुमने कहा कि मैंने जो है ना पिटिशन फाइल कर दी है और कोर्ट जो है कोर्ट ने रिट इशू कर दिया है। कोर्ट ने क्या कर दिया, रिट को इशू कर दिया है। नहीं बेटा, अब ये प्रोरोगेटिव है, ये जो फैसला है ये कोर्ट के ऊपर है कि क्या कोर्ट उस रिट को इशू करेगी या नहीं करेगी। तुमने पिटिशन फाइल किया लेकिन अब कोर्ट उस पर विचार करेगी कि क्या आपका रिट जो है क्या इस लायक है कि हम उस पर रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। पोल वाली क्लास जल्दी होगी। ठीक है, तो अब ये किस पे आ रहा है, ये कोर्ट के ऊपर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या उस पर रिट वाकई में इशू करेगी, क्या उसे हेबियस कॉर्पस डालेगी। देखो एनएसए एक्ट में लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करी थी। पत्थरबाजी बोले तो कहाँ पे करी थी, आपके कुछ सफाई कर्मचारी थे जो सफाई कर रहे थे, तो वहाँ पे एक शहर की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी करी थी, तो 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एनएसए एक्ट में डाल दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डाल दिया गया। देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में मैंने बताया तुमको, भाई साहब धुलाई बहुत अच्छी वाली होती है और किसी को पता नहीं रहता कि आप कहाँ जा रहे हो और 1 साल तक कोई भी चार्जशीट जो है वो फाइल नहीं होती है। तो मतलब एक बार अगर चले गए तो मतलब समझ जाओ कि फिर बात जो है वो खत्म हो गई। कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मैम 226 और 32, एक बच्चा था उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक मुझे सवाल उसने खींच के दिया था और उसने मुझे कहा कि मैम ये आर्टिकल 32 और 26 के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो वो डिफरेंस की अगर बात आ रही तो मैं तुम्हारे लिए बस यहाँ पे बता रही हूँ। देखो अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट वॉलिएट हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारे पास राइट ये है कि तुम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट वॉलिएट नहीं हुआ है, दैट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तब तुम अप्रोच करोगे किसको, आर्टिकल 226 के अंदर स्टेट में हाई कोर्ट को। डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि छोटा सा केस आया था, रुक जाओ क्या कह रहे हो, मैम पॉलिटी पोल वाली क्लास कब होगी, पोल वाली क्लास जो है बहुत जल्दी होगी, डोंट वरी, हम उसे जल्दी लेके आ रहे हैं। आज जैसे मैंने तुम लोग को यहाँ तक करा दिया, तो मैं क्या करूँगी बीच बीच में तुम लोग के लिए क्विज़ेस लेके आऊँगी, तुम लोग के लिए कुछ मॉक टेस्ट लेके आऊँगी जिसमें हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे। तो ये जो था पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बताना था। आप सबको मैंने पहले क्लियर कर दिया था पहले से ही कि कल्चरल राइट किस आर्टिकल के अंदर पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 21 के बारे में, जैसे मैंने हेबियस कॉर्पस की बात करी, हैव अ बॉडी, तो आप लोग को सीधे आर्टिकल 21 याद आ गया होगा, समझ रहे हो। तो डॉट जो है ना पॉलिटी में, संविधान में हर एक डॉट क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आप एक पार्ट को ठीक से समझ चुके हो, मैं सच बता रही हूँ, तुम सारे के सारे डॉट्स को ना आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और पॉलिटी बहुत आसानी से तुम उसके जवाब दे सकते हो और कोई भी सवाल ना छूटेगा इसमें से। अरे ले आएंगे अनिकेत, करंट अफेयर के ले आएंगे, चिंता मत करो, जाओ करंट अफेयर्स के ले आएंगे सेशन। आज दूसरे चैनल पे करंट अफेयर के जो सेशंस है वो मैं लेके आ जाऊंगी, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप पे आई विल इन्फॉर्म यू गाइस, ओके।
जिसमें हम वीकली जो है करंट अफेयर्स करेंगे पूरे मंथ का। ओके, चलो तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप सभी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से। कब 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 अभी आज कौन सा डेट हो रहा है? आज हो रहा है 4 जून, ठीक है। आज इट्स फ्राइडे ना, हाँ ठीक है, फ्राइडे। नेक्स्ट वीक लेके आता आप लोग के करंट अफेयर्स, इन्फॉर्म आप लोग ग्रुप के ऊपर कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और इतनी देर साथ बनाए रखने के लिए जो वाकई में जो बच्चे हैं जिनको वाकई में पढ़ना है और बहुत देर से साथ बना के उन्होंने रखा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को जो बताना था, क्लियर करना था, ये हो चुका है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।